हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट। अपन केमिकल काइनेटिक पढ़ रहे थे और केमिकल काइनेटिक के अंदर अपन ने जो लास्ट वीडियो था उसमें हाफ लाइफ से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल फॉर्मूले बनते थे वो सभी के सभी अपन ने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज स्टूडेंट अपन डिस्कस करेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में और उससे के अलावा कुछ न्यूमेरिकल्स जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पर है वो और करेंगे। इसके अलावा अपने एनसीईआरटी में एक टॉपिक दे रखा है H2O2 का डिकम्पोजिशन इन एल्कलाइन मीडियम। वो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है विद रेस्पेक्ट टू H2O2 एंड I माइनस, वो अपने को आज डिस्कस करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज अपन बात करेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखिए नाम से क्या पता चल रहा है, ये सूडो है। कैसे पता चलेगा, देखिए अपन एग्जांपल लेते हैं एक ईस्टर का। ये इथाइल एसीटेट है और इस एथाइल एसीटेट का मैंने एसिडिक मीडियम में क्या करवाया, हाइड्रोलाइसिस। क्या कह रहा हूँ, इस ईस्टर का एसिडिक मीडियम में क्या करा रहा हूँ, हाइड्रोलाइसिस करा रहा हूँ। जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराया गया तो ये कन्वर्ट हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज इथेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल में। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ जो H2O की कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं तो इस रिएक्शन को देख करके ये कह सकता हूं कि इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 1 एंड 1 टोटल कितनी हो गई, 2 हो गई। यानी ऑन द बेसिस ऑफ दीज मोलिक्यूल्स द मोलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज 2। कितनी आ रही है मॉलिक्यूलरिटी, 2 आ रही है। किसके रिस्पेक्ट में, एक इन दोनों इथाइल एसीटेट के और वाटर के रेस्पेक्ट में। अब देखिए अगर मैं इसकी बात करूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ये कहा जाता है कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या पता चला कि ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब अपन ने कहा था कि जो मॉलिक्यूलरिटी है, मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ये अपन ने डिस्कस किया था पहले ही, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली बेस्ड है। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो इस रिएक्शन में वाटर एक्सेस में अमाउंट में प्रेजेंट है, उस वाटर पर इस रिएक्शन की रेट डिपेंड नहीं करी। यानी मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो वाटर एक्सेस में लिया जा रहा है उस वाटर पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रही। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, केवल इस इथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन पे ही रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है। यानी मैं ये लिखूं, अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो जो रेट है उसको मैं लिख रहा हूं कि इथाइल एसीटेट एंड वाटर। जनरली अपन रेट यही कहेंगे, लेकिन अपन ने क्या कहा, अब देखो एनसीईआरटी में इसको केडेस कर रखा है। ठीक है, केडेस कर रखा है, या के लगा लो या फिर आगे वाले को केडेस कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूं कि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो रेट है वो केवल इस ईस्टर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। रेट क्या कह रहा हूं, जो वाटर की कंसंट्रेशन है एज टेकन कांस्टेंट, क्या ली जा रही है, कांस्टेंट ली जा रही है, क्योंकि एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, एक्सपेरिमेंटली डिटर किया गया है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है जब वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करी तो किस पे डिपेंड कर रही है, केवल इस ईस्टर की कंसंट्रेशन पर। तो इसको क्या लिखा गया कि, अब मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, के लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, CH3CO C2H5। यानी अगर मैं इस रेट की बात करूं तो ये केवल और केवल इस ईस्टर की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड कर रही है। यानी जब एक सिंगल रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है तो यहां पर ये जो रिएक्शन है फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, यानी किसको फॉलो करेगी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करेगी। यानी मैं कह सकता हूं कि जो मैंने रेट है, सॉरी के है, ये के किसके कुल माना मैंने, के डेस और वाटर की
कंसंट्रेशन के इक्वल माना। तो ध्यान रहे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल इस ईस्टर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, इस वाटर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही। ये पता कैसे चला? ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया कि जो रेट ऑफ वाटर की कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई, कांस्टेंट ले ली गई। क्यों? क्योंकि वाटर एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट था। इसीलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल और केवल किस पे डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट पे। इसीलिए इस रिएक्शन को अपन क्या नाम देते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नाम देते हैं। तो बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें आप लास्ट में लिख सकते हैं इस चीज के लिए कि द रिएक्शन इन विच इन दिस रिएक्शन molecularity is 2 but order of reaction is found first order. That's why this reaction is known as pseudo first order kinetic या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ये तो थी अपने पास फर्स्ट ऑर्डर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। अब चलिए बात आती है अपने एनसीईआरटी में एक H2O2 का डिकम्पोजिशन, जो कि एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का एग्जांपल है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। अब अपन उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए ये कहा जा रहा है कि जो H2O2 है वो I माइनस की प्रेजेंस में मीडियम इन्होंने लिया एल्केलाइन मीडियम की प्रेजेंस में टूट रहा है 2H2O प्लस O2 में टूट रहा है। और एक्सपेरिमेंट जब इस रेट की बात कही, यानी रेट को देखा गया तो माइनस DH2O2 अपॉन TT इक्वल टू K H2O2 एंड I माइनस पर डिपेंड कर रहे थे। यानी ये कह रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस H2O2 और I माइनस दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। यानी इसने ये कहा कि H2O2 के रेस्पेक्ट में ये फर्स्ट ऑर्डर है और I माइनस के रेस्पेक्ट में भी ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है। अब ये पता कैसे चला? तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया, तो इसके जो एविडेंस आए एक्सपेरिमेंटली, वो एविडेंस क्या आए वो देखते हैं। देखिए विद रेस्पेक्ट टू, मैं लिख देता हूं, विद रेस्पेक्ट टू H2O2 एंड I माइनस द ऑर्डर इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी I के रेस्पेक्ट में, I माइनस के रेस्पेक्ट में और H2O2 के रेस्पेक्ट में ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब देखिए एविडेंस क्या है। फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं, एविडेंस की बात कर रहे हैं अपन, 2 स्टेप में इस रिएक्शन को करेंगे। और आपको पता है कि जो सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है, सिंगल स्टेप वाली एलिमेंट रिएक्शन कहलाती है। और जब सिंगल स्टेप एक सीक्वेंस में चलती है तो वो रिएक्शन कौन सी कहलाती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस या कंपोजिट रिएक्शंस कहलाती है। अपन डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोज में। अब देखिए ये मैंने H2O2 लिया और I माइनस की प्रेजेंस में ये टोटल डिकम्पोज हुआ H2O प्लस IO माइनस के अंदर। अब ध्यान रहे कि जो IO माइनस का जो बनना है इस रिएक्शंस के अंदर, ये जो स्टेप है ये स्टेप स्लो स्टेप है, और जो स्लोप स्टेप होती है वो स्टेप क्या कहलाती है, रेट डिटरमाइन स्टेप कहलाती है। क्या कहलाती है, रेट डिटरमाइन स्टेप। यानी ये जो स्टेप है फर्स्ट स्टेप, यही रिएक्शन की रेट को डिसाइड करेगी। ठीक है, और इसी से पता चलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या इस H2 के रेस्पेक्ट में देख लें और इस I माइनस के रेस्पेक्ट में देख लें। यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, इस H2 की कंसंट्रेशन पर और I माइनस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। वापिस रिपीट कर रहा हूँ, मैंने रेट ऑफ रिएक्शन देख ली, तो रेट ऑफ रिएक्शन K इक्वल टू क्या फाउंड हुआ, H2O2 की पावर 1 और I माइनस की पावर 1। यानी इस H2O2 के रेस्पेक्ट में ये फर्स्ट ऑर्डर है और इस I माइनस के रेस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैसे पता चला? तो जब इस रिएक्शन की एलिमेंट रिएक्शंस को देखा गया तो जो फर्स्ट स्टेप थी, फर्स्ट एलिमेंट रिएक्शन थी, तो इसमें क्या पाया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस H2O2 की कंसंट्रेशन और I माइनस की कंसंट्रेशन पर
डिपेंड कर रही है। यानी H2O2 प्लस आई माइनस जो डिकम्पोज होकर क्या बना रहा है, H2O प्लस IO माइनस बना रहा है। अब IO माइनस इसमें एक इंटरमीडिएट है, तो इस इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन में जो स्टेप्स यूज हो रही है ये स्टेप स्लो है, और जो स्लो स्टेप होती है वो रिएक्शन के रेट को डिसाइड करती है। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या होगा भाई, 2 मोल थे अपने पास H2O2 के, ये H2O2 इस इंटरमीडिएट से वापस रिएक्ट करेगा, और ये रिएक्ट करके क्या देगा अपने पास, H2O प्लस O2 प्लस I माइनस देगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये कह रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस स्लो स्टेप पर ही डिपेंड करेगी। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि बोथ स्टेप्स आर बाइमोलिक्यूलर, यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो बाइमोलिक्यूलर हो गई, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल इस H2O2 और I माइनस की कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड कर रही है, इसीलिए H2O2 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर और I माइनस के रिस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहलाएगी। चलिए तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, बोथ स्टेप्स आर बाइमोलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या कहला रही है, बाइमोलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन कहला रही है। दूसरा IO माइनस जो बन रहा है, IO माइनस 1 फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट। ठीक है, और जो स्टेप्स कहला रही है इसके फॉर्मेशन के अंदर, एंड स्टेप्स फर्स्ट इज स्लो स्टेप एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये अपने एनसीईआरटी का ही एक छोटा सा पैराग्राफ था, उस पैराग्राफ को आपको ये समझाना था, मेरे ख्याल से कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से लगभग सारे तरह के क्वेश्चंस मैंने कवर करा दिए हैं, फिर भी 1-2 क्वेश्चंस और बच रहे होंगे जो अलग टाइप के होंगे, वो भी मैं एनसीईआरटी से देख करके अपन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन अपने पास और है, क्वेश्चन ये है, द रेट ऑफ रिएक्शन, अच्छा क्वेश्चन है, द रेट ऑफ रिएक्शन A plus 2B is changed into 3C, increased 72 times, when concentration of A is increased 3 times, concentration of A increased 3 times, and that of B is increased 2 times. What is the order of reaction with respect to A and B? What is the order of reaction with respect to A and B? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कहना चाहता है कि अगर मैं इस रिएक्शंस की बात करूं तो ये रिएक्शन इस तरह से चल रही है कि जिसमें A to B कन्वर्ट हो रहा है 3C में। अब ये कह रहा है कि 72 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, इट इंक्रीज 72 टाइम्स व्हेन, कब, जब अगर मैं इस A की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स कर दूं और B की कंसंट्रेशन को क्या कर दूं 2 टाइम्स कर दूं, तो उस समय इसकी रेट कितने टाइम्स हो जाएगी 72 टाइम, इसके कंपेयर में वो क्या हो जाएगी 72 टाइम होगी। यानी अगर मैं पहले वाली रिएक्शंस की बात करूं, रेट इजिकल टू वो क्या हो जाएगी के A की पावर P और B की पावर Q रख लेता हूं। अब आपको मैंने पहले कहा था कि जो पावर्स होती हैं वो एक्सपोनेंट्स हो सकती एक्सपोनेंट होते हैं, जो कि स्टोइकियोमेट्री हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये अपन ने रेट लॉ में डिस्कस कर लिया था जो पिछले वीडियोस में दे रखा अपन ने। चलिए
अब मैंने क्या, इसको इक्वेशन में 1 मान लेता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन मान ली मैंने। अब देखिए दूसरे रिएक्शन के बाद में क्या करें, जो रेट थी वो क्या हो गई, 72 टाइम्स रेट हो गई, उस रेस्पेक्ट में इन्होंने ए की कंसिडरेशन क्या कर दिया 3 टाइम्स, और बी की कंसिडरेशन क्या कर दिया 2 टाइम्स कर दिया। ये लीजिए, ये इक्वेशन नंबर मेरे पास 2 आ गई। अब अगर इक्वेशन नंबर 2 क्या हो, अगर मैं 1 इक्वेशन से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 72 रेट अपॉन ये क्या हो गया रेट हो गया, ये के 3 ए की पावर पी 2 बी की पावर क्यू अपॉन के ए की पावर पी एंड क्यू, सॉरी बी की पावर क्यू हो गया। अब देखिए रेट से रेट कैंसिल कर दो, क्या बच गया 72। कैसे, रेट कांस्टेंट से रेट कांस्टेंट कैंसिल कर दो। देखो ये ए से, देखो ये पावर्स तो कैंसिल करनी ही नहीं है, क्योंकि अपन को क्या निकालनी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालनी है, पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है अपने को, पी एंड क्यू की वैल्यू निकालनी है किस रेस्पेक्ट में, ए और बी के रेस्पेक्ट में, ताकि अपने पता चल जाए कि ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा। कहीं आप इनको भी काट दो सिमिलर समझ करके, नहीं, हाँ ए से ए कैंसिल कर दो भले ही, और बी से बी कैंसिल कर दो, बचा क्या मेरे पास 3 बच गया, 3 की पावर क्या बच गई पी इंटू 2 बच गया, 2 की पावर क्या बच गई क्यू, ठीक है यही बचा मेरे पास। अब देखिए 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं 72 को ये लिख सकता हूँ 9 इंटू 8 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ। अब आप चाहो सर 8 इंटू 3 क्यों नहीं लिख सकता था, वो भी रीजन पता चल जाएगा आपको। ये किसके इक्वल हो गया 3 की पावर पी एंड 2 की पावर क्यू। अब देखिए 3 की जो 3 का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है 9 के, और जो 2 का क्यूब होता है वो किसके इक्वल होता है 8 के। तो जो बेस है वो बेस, इनको मैं अगर ऐसे लिख दूं 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इजकल टू 3 की पावर p इंटू 2 की पावर q। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं बेस को इक्वल करने के लिए, बेस को इक्वल करने के लिए मैंने 9 इंटू 8 किया है, 8 इंटू 9 क्यों किया है, बात समझ में आ गई। अब देखिए जो बेस सेम हो तो मैं कह सकता हूं कि ये जो 2 है वो p के रेस्पेक्ट में हो गया, और जो 3 है वो q के रेस्पेक्ट में हो गया। यानी मैं कह सकता हूं कि जो रेट थी यहां, अब मैं कह सकता हूं यहां इसको मैं क्या लिख दूं 2 लिख सकता हूं क्या, और यहां मैं क्या लिख दूं 3 लिख सकता हूं क्या। यानी अब मैं कह सकता हूं कि जो रेट ऑफ जो रेट है वो ए के रेस्पेक्ट में कितनी हो गई 2, और बी के रेस्पेक्ट में कितनी हो गई 3 हो गई। क्या बात समझ में आ गई, रिपीट कर रहा हूं एक बार। मैंने क्वेश्चन में लिखा कि 2a प्लस 2b इक्वल टू चेंज हो रहा है 3c में। अब ये कह रहा है कि अगर मैं ए की कंसिडरेशन को 3 टाइम बढ़ा दूं और बी की कंसिडरेशन को 2 टाइम बढ़ा दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी फास्ट हो जाएगी 72 टाइम्स फास्ट हो जाएगी कंपेयर देन दिस इक्वेशन के। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या कहना चाहता है। अब मैं अगर ये कहूं कि रेट लिख लिया मैंने इस रेस्पेक्ट में, पहले यहाँ क्या था पी था और क्यू मान लिया मैंने, क्योंकि मैंने कहा कि ये जो पावर होती है उनका सम ही क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। तो एक्सपोनेंट जो होते हैं वो मैंने कह रखा था कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल भी हो सकते हैं और नॉन इक्वल या अनइक्वल भी हो सकते हैं। तो फिर मैंने क्या लिखा, इसी इक्वेशन को देखा 72 टाइम्स की रेट, इसके कंपेयर में ये रेट कितनी होगी 72 टाइम्स होगी, ठीक है, और ए की कंसिडरेशन 3 टाइम्स होगी और बी की कंसिडरेशन कितनी होगी 2 टाइम्स हो गई। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए मैंने जो कटने वाली वैल्यूज थी या जो कटने वाले डाटा था उनको मैंने काट दिया, बचा क्या मेरे पास 72, 3 की पावर p एंड 2 की पावर q बच गई। 72 को मैं क्या लिखा 9 इंटू 8 इक्वल टू 3 की पावर p 2 की पावर q। 9 किसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 8 2 का क्यूब हो गया, ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखिए ये किसके इक्वल हो गया 2 के इक्वल, भाई बेस सेम हो गया, और 3 q के इक्वल। यानी मैं कह सकता हूँ कि a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितनी हो गई 2 और बी के रेस्पेक्ट में कितनी हो गई 3। यानी अब मैं इस रिएक्शन की रेट को क्या लिख सकता हूँ, रेट इज इक्वल टू ए की पावर 2 एंड बी की पावर 3 लिख सकता हूँ। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए जो मैंने वीडियो बनाया है वो बहुत ही लॉजिकल और कंसेप्चुअल था, और आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स,
ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक अपने बात करेंगे वो टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात करेंगे। ठीक, जिसमें अपन आर्हेनियस इक्वेशन की बात करेंगे, मैक्सवेल बोल्ट्जमान इक्वेशन कर्व की बात करेंगे। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।